In this topic, we are going to cover debt recovery tribunals and debt recovery appellate tribunals. तो DRTs एंड DRATs को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पार्लियामेंट के द्वारा 1993 में एक कानून बनाया गया था, डेट वाज रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, एंड फर्दर इस एक्ट को 2000 में मॉडिफाई किया गया था, अमेंड किया गया था, एंड ये एक्ट जो है पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। तो इसके तहत ही जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो कानूनी कार्रवाई है, जो रिकवरी है डेब्ट ड्यू की बैंक के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग, वो हो सके। सो व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड फॉर सेटिंग अप द डीआरटी? क्या कारण था? पहली चीज थी रिगार्डिंग द एनपीए। एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो थे बैंक्स के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, एंड एक प्रॉब्लम वाली बात हो गई थी, एक दिक्कत वाली बात हो गई थी मैनेजमेंट के लिए भी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स थी, बैंक्स थी, उनके मैनेजमेंट के लिए भी, एंड गवर्नमेंट के लिए भी। एंड यहाँ पर जो डीआरटीज थी, इनको एक अप्रोप्रिएट यहाँ पर स्ट्रक्चर माना गया, जिसके थ्रू जल्दी से जो कार्रवाई है इस तरह के फंड्स की वो की जा सकती है, ताकि जो फंड्स है दोबारा से उनकी रिकवरी हो सके, उनको चैनलाइज किया जा सके मार्केट में। नेक्स्ट इज ड्यू टू द लॉन्ग ड्यूरेशन। अब जो सिविल कोर्ट्स थी, ये नहीं था कि इससे पहले कार्रवाई नहीं होती थी, कि डीआरटी से पहले कोई कार्रवाई नहीं होती थी, डीआरटी से पहले भी कार्रवाई होती थी। कानून के तहत यहां पर रिकवरी के लिए प्रोसिक्यूशंस भी होते थे, लेकिन वहां पर जो टाइम पीरियड लगता था वो काफी ज्यादा लगता था, जिसके कारण जो बैंक्स थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, उनको दिक्कत आ रही थी। थर्ड इज रिगार्डिंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब इंडिया में जो बैंक्स हैं उन्हें एनपीए से तो डील करना ही करना था, साथ में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थे, चाहे वो बेसल के अंडर थे या किसी और तरह के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थे, जहां पर ओवरड्यूज के अमाउंट को कम करना था, एंड जो कैपिटल एडिक्वेसी है, यानी कि जो आपको रिस्क वेट एसेट्स के लिए आपको जो कैपिटल को कम से कम मेंटेन करना है, उन रेशियोज को भी यहां पर हमने मेंटेन करना था। तो उसके लिए जरूरी था कि जो एनपीए का अमाउंट है उसे कम किया जाए। तो इन सभी चीजों को देखते हुए नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर, जो नरसिम्हम कमेटी थी उसकी जो रिकमेंडेशंस थी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को लेकर, उन्होंने रिकमेंड किया था कि इस तरह की स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएं, जिनको स्पेशल पावर्स दिए जाएं कानूनी कार्रवाई को लेकर, एंड वो स्पीडी रिकवरी कर सके, जिसके थ्रू सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो सके फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की। सो बैंक्स के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो भी लोन हैं, जहां पर जो अमाउंट है वो ₹20 लाख या अबव है, 20 लाख या उससे ज्यादा का जो अमाउंट है, वहां पर डीआरटी के तहत उसे चैनलाइज किया जा सकता है, एंड रिकवरी जो होगी वो डीआरटी के तहत होगी। इस अमाउंट को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है रिड्यूस कर सकती है टू ₹1 लाख। तो जितने भी लोन है, जितने भी क्लेम्स हैं, जहां पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20 लाख या उससे ज्यादा है, वहां पर चाहे लोन आपका सिक्योर्ड है चाहे अनसिक्योर्ड है, वहां पर डीआरटी एप्लीकेबल रहेगा। फर्दर जो केस यहां पर डीआरटी में चल रहा है और कोई कोर्ट उसके साथ डील नहीं कर पाएगी, यानी कि और कोई कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी उनके साथ डील करने के लिए, एक्सेप्ट द, अगर रिट लगाई जाती है, यानी कि डीआरटी के खिलाफ रिट कहां पर लगाई जा सकती है? हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। एंड फर्दर डीआरटी इज हेडेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यहां पर हेड कौन होते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जिन्हें अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करती है फॉर 5 ईयर्स। कितने टाइम के लिए? फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। एंड मैक्सिमम एज जो हो सकती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, डेट कुड बी 65। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम 65 ईयर्स की यहां पर एज हो सकती है, या 5 साल के लिए जो भी चीज अर्लियर रहेगी उसके हिसाब से यहां पर जो टेन्योर रहेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, वो यहां पर रहेगा। इसके अलावा अगर और स्टाफ को छोड़ दें यहां पर, उसके अलावा एक रजिस्ट्रार एंड रिकवरी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। तो एक तो यहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेंगे जिनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एंड मैक्सिमम अप टू एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, तो इसके अलावा रजिस्ट्रार एंड रिकवरी ऑफिसर यहां पर अपॉइंट किए जाते हैं यहां पर। एंड कोई भी पर्सन जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो क्वालिफाई कर सकता है टू बी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। So now let us understand the procedures that is followed by the tribunals.
तो लेट अस से XYZ बैंक ने यहाँ पर एक लोन एक्सटेंड किया था पर्सन ए को, जो कि अब ड्यू हो चुका है एंड वो यहाँ पर DRT में केस लगाने के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि जो ड्यू अमाउंट है, जो ड्यू डेप्ट है, उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 20 लाख या उससे ज्यादा है। ठीक है, तो उसके केस में एक एप्लीकेशन जो है वो उस ट्रिब्यूनल को की जाएगी जो यहां पर, यहां तो डिफेंडेंट की ज्यूरिसडिक्शन में पड़ता है, यानी कि इनकी टेरिटरी में पड़ता है। DRT की टेरिटरीज रहती है, जैसे DRTs हैं डिफरेंट पूरी कंट्री में, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज बांटी गई है। तो अगर तो जो ज्यूरिसडिक्शन इनकी टेरिटरी में मतलब DRT है, लाइकवाइज अगर XYZ ए बी प्लेस पर है तो DRT जो इस प्लेस में पड़ती है डेट इज DRT2, तो इस DRT में केस लगेगा। इसके अलावा जहां पर कोज ऑफ एक्शन हुआ है, चाहे बैंक के जिसमें टेरिटरी में है वहां पर जो DRT पड़ती है वो DRT2 पड़ती है, लेकिन अगर कोज ऑफ एक्शन किसी और जगह पर हुआ, लेट अस से सी प्लेस पर हुआ है जहां पर DRT3 की ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, यानी कि जो सी प्लेस है ये किसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, ये DRT3 की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो दोनों में से कहीं पर भी ये जो एप्लीकेशन है ये दी जा सकती है। ओके, लाइकवाइज हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं कि XYZ ने ये एप्लीकेशन देनी है DRT2 में। ठीक है, तो यहां पर जो एप्लीकेशन दी जाएगी DRT2 में बैंक के द्वारा या इसके एजेंट के द्वारा या फिर लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा या फिर वो दी जा सकती है रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा। डेट विल बी एड्रेस्ड टू रजिस्ट्रार। तो DRT में जो रजिस्ट्रार है उनको ये एड्रेस होगी एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन दी जाएगी डेट कैन बी सेंट इन पर्सनल। ठीक है, तो प्रेजेंटेड इन पर्सन या फिर इनके एजेंट के द्वारा प्रेजेंट की जा सकती है या फिर जो लीगल प्रैक्टिशनर है उनके द्वारा की जा सकती है या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजी जा सकती है, जो एड्रेस करेगी रजिस्ट्रार को। एंड जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा उस फॉर्म में एप्लीकेशन भेजी जाएगी विद एटलीस्ट 2 कॉपीज, कम से कम 2 कॉपीज उसकी रहेंगी, जिसमें एप्लीकेशन में एक तो इंडेक्स रहेगा, प्लेंट यानी कि जो भी यहां पर रिक्वेस्ट है प्रोसीडिंग के लिए वो प्लेंट रहेगी। फर्दर यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो रहेंगे एंड फर्दर जो एफिडेविट है वो यहां पर रहेगा। तो रजिस्ट्रार इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर अपना ऑर्डर पास करेंगे एंड इस तरह का जो भी ऑर्डर दिया जाएगा रजिस्ट्रार के द्वारा उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है। यानी कि रजिस्ट्रार का जो ऑर्डर है वेदर टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन और टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन, तो इस ऑर्डर के खिलाफ अगर आपने अपील करनी है, इसके अगेंस्ट अपील करनी है टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो वो विद इन 15 डेज हो सकती है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। यानी कि जिस तारीख को ऑर्डर दिया गया है रजिस्ट्रार के द्वारा उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हो सकती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। एंड यहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन रहेगा वो फाइनल डिसीजन रहेगा। एंड जो प्रोसीडिंग्स हैं DRTs की, इनको कंडक्ट किया जाता है इंग्लिश में या फिर हिंदी में। अगर एप्लीकेशन किसी और लैंग्वेज में दी जाती है तो वहां पर साथ में ट्रू ट्रांसलेशन रहेगी उसकी इंग्लिश में या फिर हिंदी में। एंड फर्दर जो भी एप्लीकेशन यहां पर DRT में दी जाती है, क्योंकि यहां पर स्पीडी प्रोसेस करना है तो उसे डिस्पोज ऑफ करना रहता है। यानी कि DRT में जो एप्लीकेशन रहेगी इट इज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इन नॉट लेटर देन 180 डेज। 180 दिन से ज्यादा का समय यहां पर नहीं लगना चाहिए DRT में अगर कोई एप्लीकेशन जाती है। फर्दर DRT जो है ये एक इंटरिम ऑर्डर भी दे सकती है, यानी कि पूरा ऑर्डर देने से पहले एक इंटरिम ऑर्डर भी दे सकती है, जिसमें जो DRT है ये डिफेंडेंट्स को, यानी कि जिनके अगेंस्ट यहां पर केस लगाया गया है, डिफेंडेंट्स को प्रॉपर्टी को या फिर एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने से मना कर सकती है, रोक लगा सकती है। तो यहां पर जो DRT है, जब प्रोसीडिंग्स चल रही हैं अभी, उस दौरान DRT एक इंटरिम ऑर्डर भी दे सकती है जो रोकेगी डिफेंडेंट्स को जो एसेट्स वहां पर प्रेजेंट हैं, जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, उनको डिस्पोज ऑफ करने में, उनको खत्म करने में रोक सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ द DRT। यानी कि DRT के परमिशन के बिना अगर ये इंटरिम ऑर्डर दिया जाता है तो फिर जो डिफेंडेंट है वो DRT की परमिशन के बिना अपने एसेट्स को, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फ्लो क्या रहा यहां पर? सबसे पहले ज्यूरिसडिक्शन की सिलेक्शन, DRT की सिलेक्शन, उसके बाद एप्लीकेशन भेजी जाती है रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ऑर्डर देगा, ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की जा सकती है मैक्सिमम 15 डेज। एंड यहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो
ऑर्डर रहेगा दैट वुड बी फाइनल, जिसके बेस पर जो प्रोसीडिंग्स हैं स्टार्ट हो जाएंगी। एंड प्रोसीडिंग्स में 180 दिन से ज्यादा जो है टाइम वो नहीं लगना चाहिए। इन बिटवीन जो डीआरटी है वो इंटरिम ऑर्डर भी दे सकती है। एंड फर्दर जब डिक्री को पास कर दिया जाता है डीआरटी में, यानी कि डिक्री कहने का मतलब है जब जजमेंट दे दी जाती है डीआरटी में, लाइकवाइज यहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जजमेंट दी है। ओके, जजमेंट देने के बाद जो यहां पर बैंक है या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, डेट विल अप्लाई फॉर द इशुएंस ऑफ द रिकवरी सर्टिफिकेट। तो यहां पर ये बैंक यहां पर डीआरटी में अप्लाई करेगा फॉर द इशुएंस ऑफ द रिकवरी सर्टिफिकेट, कि रिकवरी सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाए। एंड ये रिकवरी सर्टिफिकेट लेने के बाद इसे फाइल किया जाएगा बिफोर द रिकवरी ऑफिसर ऑफ डीआरटी। हमने पढ़ा था ना कौन कौन से मेंबर होते हैं। तो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को देखते हुए एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है एंड एक रजिस्ट्रार है एंड फर्दर एक रिकवरी ऑफिसर है। तो यहां पर जो रिकवरी सर्टिफिकेट है दैट विल बी फाइल्ड विद द रिकवरी ऑफिसर ऑफ द डीआरटी, जो नेसेसरी स्टेप्स हैं रिकवरी को लेकर उन्हें इनिशिएट करेंगे। तो सेक्शन 19 के अंडर कुछ एक प्रोसीजर्स हैं जो रिकवरी ऑफिसर के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। उनमें से पहली चीज है रिगार्डिंग द अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफेंडेंट। तो जो भी प्रॉपर्टी थी डिफेंडेंट की उनको अटैच करना है एंड सेल करना है। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज अरेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट एंड हिज डिटेंशन इन प्रिजन। फर्दर थर्ड स्टेप इज कि एक रिसीवर को अपॉइंट करना है। रिसीवर का काम क्या होगा? रिसीवर जो है इस मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को, जो डिफेंडेंट की मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको ये रिसीवर क्या करेगा? मैनेज करेगा। फर्दर अगर कोई पर्सन जो है रिकवरी ऑफिसर के द्वारा अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है उससे संतुष्ट नहीं है, उसे अग्रीव्ड है, तो उसके केस में 30 दिन के अंदर अंदर रिकवरी ऑफिसर का जो ऑर्डर उस पर्सन को दिया गया था उसको लेकर ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। यानी कि रिकवरी ऑफिसर ने यहां पर कोई ऑर्डर दिया रिगार्डिंग द अटैचमेंट एंड सेल, ठीक है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या फिर अरेस्ट के रिगार्डिंग, या फिर रिसीवर को अपॉइंट किया प्रॉपर्टी को मैनेज करने के रिगार्डिंग। तो अगर कोई पर्सन उस चीज से संतुष्ट नहीं है, उसको लगता है कि ऑर्डर ऐसा नहीं है, गलत है, तो उसके केस में रिकवरी ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट यहां पर अपील की जा सकती है टू द डीआरटी। तो रिकवरी ऑफिसर का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट यहां पर फिर से एक अपील की जा सकती है टू द डीआरटी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर। यानी कि जब ऑर्डर पास किया गया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर यहां पर अपील की जा सकती है। एंड यहां पर डीआरटी में उस पर्सन को सुना जाएगा, उसकी सुनवाई होगी। अगर यहां पर ट्रिब्यूनल को इस चीज के बारे में सही लगता है कि ऑर्डर गलत है, तो उसके केस में जो ऑर्डर है या तो उसे छोड़ दिया जाएगा या फिर उसे मॉडिफाई किया जाएगा। एंड फर्दर अगर कोई रिकवरी होती है, यानी कि कोई ऑर्डर के लिए यहां पर अपील नहीं गई है, सब कुछ ठीक रहा है एंड अटैच भी कर दिया, सेल भी कर दिया प्रॉपर्टी को, तो जो भी यहां पर रिकवरी होगी रिकवरी ऑफिसर के तहत दैट विल बी ट्रीटेड एज रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेवेन्यू। तो जो भी यहां पर पैसा आएगा प्रॉपर्टी को बेचकर, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो डिफेंडेंट की है, जिसको अटैच किया गया है, जिसको बेचा गया है, तो उससे जो रिकवरी आएगी दैट विल बी ट्रीटेड एज रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो ये प्रोसीजरिंग रहती है, ये प्रोसेस रहता है किसका? डीआरटी का। अब ये भी सिनेरियो हो सकता है कि जो डिफेंडेंट है वो डीआरटी के ऑर्डर से ही खुश नहीं है, कि वो डीआरटी के ऑर्डर से ही खुश नहीं है, तो उसके केस में डीआरटी की अगेंस्ट यहां पर अपील की जा सकती है टू द डीआरएटी। तो यहां पर डीआरटी है जिसका हेड कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। इसकी यहां पर अपील की जा सकती है, इसके अगेंस्ट यहां पर अपील की जा सकती है टू द डीआरएटी, दैट इज डेब्ट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल। एंड इसके लिए भी क्या है? टाइम पीरियड है। यानी कि जो ऑर्डर की कॉपी इशू की गई है यहां पर, जो ऑर्डर की कॉपी यहां पर इशू की गई है डिफेंडेंट को, जिस तारीख को ये कॉपी इशू की गई है उस तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर जो अपील है अगेंस्ट द डीआरटी वो की जा सकती है डीआरएटी को। एंड डीआरटी के केस में यहां पर हेड कौन होता है? चेयरपर्सन इज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। एंड इनका भी टेन्योर जो रहता है वो रहता है 5 साल का। टेन्योर 5 साल का रहता है, मैक्सिमम अप टू एज ऑफ 67 ईयर्स। तो 5 साल का टेन्योर या मैक्सिमम अप टू एज ऑफ 67 ईयर्स। जो भी यहां पर एज अर्लियर होगी उसके हिसाब से जो टेन्योर है वो चेयरपर्सन का रहता है।
एंड अपॉइंटमेंट जो है चेयरपर्सन की वो की जाती है उस पर्सन की विच इज क्वालिफाइड टू बी जज इन अ हाई कोर्ट। ठीक है, या तो फिर वो जज रहे हो हाई कोर्ट में, या फिर वो इंडियन लीगल सर्विस के मेंबर रहे हो एंड उन्होंने ग्रेड 1 सर्विस की पोस्ट कम से कम 3 साल के लिए की हो, या फिर वो डीआरटी में कम से कम 3 साल के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहे हो। तो उस केस में जो पर्सन है दैट इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन इन डीआरएटी। ओके, तो डिफेंडेंट जो है यहां पर 30 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डीआरटी। जिस डेट से ऑर्डर इशू होता है उस डेट से 30 दिन के अंदर अंदर यहां पर डीआरएटी को अपील करनी होती है। डिफेंडेंट के केस में जहां पर अपील की जा रही है डीआरएटी में डीआरटी के अपील के अगेंस्ट, वहां पर डिफेंडेंट को कम से कम जो ड्यू अमाउंट है उसका 50% जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करवाना होगा डीआरएटी में अपील से पहले। ठीक है, तो ये यहां पर रूल है कि डिफेंडेंट ने अगर अपील करनी है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डीआरटी इन डीआरएटी, तो उसके केस में जो डेब्ट ड्यू अमाउंट है, जिस अमाउंट के लिए यहां पर अपील की गई थी डीआरटी में, उस अमाउंट का मिनिमम 50% डिपॉजिट करवाना पड़ेगा फॉर फाइलिंग अपील इन डीआरएटी। तो डीआरएटी यहां पर अगर 50% जमा करवा देता है तो उस केस को सुनवाई करेगा। एंड फॉर रीजंस जहां पर डीआरएटी को वैलिड लगता है तो वहां पर इस अमाउंट को डीआरएटी 25% तक रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो डीआरएटी इस अमाउंट को रिड्यूस कर सकता है 25% तक, अदरवाइज 50% जो है वो डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। फर्दर डीआरएटी के पास ये अथॉरिटी रहती है कि ये सुनवाई करेगा केस की, जो भी अपील है डीआरटी की उसको भी ध्यान में रखेगा, जो भी यहां पर डिफेंडेंट कह रहा है उस चीज को भी ध्यान में रखेगा, एंड उसके बेस पर डीआरटी की अपील को मॉडिफाई भी कर सकता है, रद्द भी कर सकता है, या फिर उसी को कंटिन्यू भी कर सकता है। एंड जो भी यहां पर जजमेंट रहेगी डीआरएटी के, उसकी कॉपी वो सभी पार्टीज को भेजेगा, फर्दर टू द कंसर्न्ड डीआरटी को भी भेजेगा। एंड जो कोई भी यहां पर अपील फाइल होती है डीआरएटी के पास, इसकी स्पीडली कार्रवाई करनी होती है, यानी कि जितना जल्दी हो सके इस चीज को, उस केस को यहां पर खत्म करना होता है, डिस्पोज करना होता है, एंड मैक्सिमम इसको 6 महीने में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है? 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अपील, यानी कि जिस तारीख को अपील रिसीव हुई है उस तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर उस अपील को डिस्पोज ऑफ करना होता है। एंड फर्दर जो डीआरटी है डीआरएटी है, दोनों के पास सेम पावर्स वेस्टेड हैं जैसे कि सिविल कोड के अंडर होती हैं इन द सीपीसी। फर्दर यहां पर जो कोई भी डिसीजन दिया जाता है डीआरटी के द्वारा, डीआरएटी के द्वारा, तो वहां पर जो प्रॉपर्टीज हैं उस कंसर्न्ड पर्सन की, वो प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है, उनको कन्फिस्केट भी किया जा सकता है। फर्दर उस पर्सन को सिविल प्रिजन भी, डिटेंशन भी दी जा सकती है उसको, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है।